अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आम के बाग में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। ऑयस्टर मशरूम उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ख्याल रखते हैं। और अब आम के बागों में बौर आने का समय आ गया है। देखा गया है कि बौर आते ही आम के बाग में कीट रोग का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो किसान भाइयों, आम के बाग से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट रोगों की पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी, जिला भोपाल के बागवानी विशेषज्ञ एचएल सगर से। किसान भाइयों, आप लोगों में से कई किसान भाइयों के यहाँ फलोद्यान लगे होंगे। इनमें मुख्य रूप से आज हम आम के बारे में चर्चा करेंगे। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में आम के फलोद्यान लगा रखे हैं, वहाँ पे इस समय आमों में फूलों का आना प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमने सिंचाई तो पहले से ही बंद कर रखी है, परंतु निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार आम के पौधों के नीचे से निकाल दें। फूल आने के पश्चात आम के फल, चाहे वो मसूर के दाने के आकार के हों या चने के दाने के आकार के हो जाएं, उसके पश्चात ही हमें आम के पौधों में सिंचाई प्रारंभ करना है। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें? किसान भाइयों, कहीं कहीं देखा जाता है कि किसान भाइयों की चाहे तो आप लापरवाही कह लें या अनदेखा कह लें, इसकी वजह से फुदका या जैसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूस कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फूलों का भी रस चूसते हैं और फूल और पत्तियों को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। इनकी अधिकांश प्रकोप से उत्पादन में कमी आती है और किसान को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही आप देखें, आप बगीचे के अंदर भ्रमण करेंगे, मुख्य तने के पास आप जाएंगे तो ये भिनभिनाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। जब आप देखें कि ये अधिक मात्रा में हैं तो चाहे सोलोमन या नवान, इनमें से कोई सी भी एक दवा ले लें और इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी के मान से घोल बना के पत्तों पे और मुख्य तने पे स्प्रे कर दें। ये स्प्रे आप चाहें तो 15 से 20 दिन में एक बार फिर रिपीट कर दें, जिससे हमारा बगीचा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा और हमारे फलों को या फूलों को और पत्तियों को नुकसान से इस प्रकार से बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक कीट और आता है इसके अंदर, छाल खाने वाला, जो आम की छाल को खाता है और अपनी जो बीट है उसके अंदर सुरंग बनाता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता है। इस कीट का प्रकोप भी रात्रि के समय काफ़ी मात्रा में देखा गया है। दिन के समय यह कीट सुरंग बनाता है, डेड टिश्यू पे सुरंग बनाता है और दिन के समय उस पर ये छुप जाता है और रात्रि के समय निकलकर ये आम की छाल को खा के काफ़ी क्षति पहुंचाता है, जिससे कभी कभी ज़्यादा मात्रा में छाल खाने से पूरा पेड़ सूख भी जाता है और जिससे बगीचे को काफ़ी नुकसान होता है। तो जैसे ही आप देखें कि इस प्रकार के कीट के जाले आपको मुख्य तने पे नज़र आएँ या डालियों पे नज़र आएँ, तो ब्रश की सहायता से इन जालों को आप हटा दें और देखें कि डेड टिश्यू में यहाँ कटी हुई शाखा है, वहाँ पे आपको एक छिद्र नज़र आएगा। उस छिद्र में चाहें तो आप जला हुआ मोबाइल ऑयल डाल दें या इंजेक्शन की सहायता से नवान नामक जो दवा है उसका घोल बना के इंजेक्शन की सहायता से इन छिद्रों में भर दें और इन छिद्रों को फिर मिट्टी की सहायता से बंद कर दें। ऐसा करने से
इस कीट से हम अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनियां या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। मावठा गिरता रहता है और उसके पश्चात नमी बगीचे के अंदर बनी रहती है। वहाँ पर पाउडी मिल्ड्यू नामक बीमारी भी देखी गई है। इस बीमारी के कारण पौधों पे सफ़ेद पाउडर की परत दिखाई देती है और इसके अत्यधिक प्रकोप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम प्राप्त होता है। तो जैसे ही आप देखें कि ये पाउडी मिल्ड्यू हमारे बगीचे में इसका प्रकोप शुरू हो रहा है, उस समय आप फंजीसाइड और सल्फर दोनों का मिश्रण बना के बगीचे में स्प्रे कर दें। इससे इस पाउडी मिल्ड्यू नामक बीमारी से हम अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे परिवार के साथ मैच का आनंद लेते देखे सीएम भूपेश बघेल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, नारायण चंदेल के बेटे पर लगा है दुष्कर्म का आरोप, सड़क पर किया प्रदर्शन। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर के पुजारी नहीं हैं, हम लोग देवगुड़ी में पूजा करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो किसान ऑयस्टर मशरूम की खेती करने की योजना बना रहे हैं, वह किस प्रकार से ले ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता तिलवारी। किसान भाइयों, जैसे कि हम मशरूम की बात कर रहे हैं, तो मशरूम बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है ऑयस्टर मशरूम का, जिसको आसानी से हम लोग उगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तौर पर इसको उगाया जाता है किसानों के द्वारा। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रजातियां हैं जो कि हम लोग उगाते हैं, जिसमें फ्लोरिडा है, सरजोर काजू है, ऑस्ट्रियोइड्स है, सेप्रिएडस है, फ्लेविडेटस है एंड सिट्रिनीलिया बिलिएटस है।
तो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति उगाई जाती है वो प्लोरियटस फ्लोरिडा की उगाई जाती है। उसी के साथ में कुछ और भी जो उगाई जाती है, जैसे साजर को जो काजू है उसको भी लोग उगाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है कि किस टेम्परेचर पे किस तरह का हम लोग मशरूम को उगा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम में दूसरी मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फार्मलिन, स्पॉन आदि की जरूरत होती है। ऑयस्टर मशरूम की खेती सितंबर से लेकर मार्च महीने तक आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग चावल का भूसा है, हम चावल का भूसा ले सकते हैं, साथ ही हम गेहूं का भूसा भी ले सकते हैं। भूसे को हम लोग रात में शाम को भिगो देंगे। भिगोने के लिए हमें क्या प्रोसेस लगता है कि उसमें एक बेविस्टिन पाउडर आता है जो कि एंटी फंगल होता है, उसको हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डालना पड़ता है। साथ ही फॉर्मेलिन होता है, उसको हम लोग 2 ml पर लीटर, 2 ml 1 लीटर में डालते हैं। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग 100 kg का भूसा बना रहे हैं तो 100 kg के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1000 kg का अगर भूसा बना रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से 1000 kg को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भूसा भिगोने के बाद रात भर इसको पूरी तरह से किसी टब में या फिर कोई टंकी भी ले सकते हैं आप लोग, उस टंकी के अंदर इस भूसे को इस तरह से फॉर्मुलेट करके ढक करके पानी में रखते हैं। पूरी तरह से पानी ऊपर तक होना चाहिए इसमें। रात भर भिगोने के बाद 12 घंटे के बाद हम लोग सुबह इसको उस टंकी से बाहर निकालते हैं। थोड़ा हवा देंगे हम हमारे भूसे को, ताकि ये 60 से 70% इसमें मॉइस्चर बचे। उसका मॉइस्चर हमें देखना पड़ता है कि हवा में हम लोग मुट्ठी में उसको भर के देखेंगे कि मुट्ठी में भरने के बाद उसका पानी ऐसा तो नहीं कि टपक रहा है मुट्ठी से। अगर पानी टपक रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर पानी नहीं टपक रहा है, सिर्फ उंगलियों के बीच तक उसका पानी जा रहा है, तो ये हम समझते हैं कि हमारा जो कंपोस्ट प्रिपेयर हो रहा है वो बहुत सही तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसमें अपना बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई शुरू करने के लिए स्पॉन होता है, जिसका जो बीज होता है उसको हम लोग स्पॉन कहते हैं। बोने के लिए हमें पीपी बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम लोग एटलीस्ट 5 से 10 kg तक भूसा जो हमने कंपोस्ट बनाया है वो भर सकें। पीपी बैग मतलब पॉलीथीन बैग होता है। उस पॉलीथीन बैग में हमें पहले कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट के बाद हम लोग उसमें बीज को, जिस तरह से हम लोग खेतों में भी बीज डालते हैं उसी तरह से हम लोग बीज को इसमें भी डालते हैं। फिर उसके बाद फिर कंपोस्ट डालते हैं, जिसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। कंपोस्ट डालने के बाद फिर उसमें बीज डाला जाता है चारों तरफ। उसके बाद फिर से एक लेयरिंग की जाती है। इस तरह से हम लोग 5 लेयरिंग करते हैं और पीपी बैग हमारा तैयार हो जाता है। अब हमें इस जो हमारे पॉली बैग्स जिसको हमने बनाया है, बीज बोया है, उस बीज को रखने के लिए हमें रूम प्रिपेयर करना पड़ता है। किसी भी तरह की आप झोपड़ी बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई रूम है तो आप उस रूम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहें, क्योंकि इसको अंधेरे की ज़रूरत पड़ती है। मशरूम को जब भी हम उगाते हैं तो उन्हें 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही उगाया जाता है। सहूलियत के हिसाब से आप लोग झोपड़ी बना सकते हैं, लेकिन उस झोपड़ी को स्टेराइल करना पड़ता है। स्टेराइल मतलब कि उसमें से जो भी कंटेमिनेंट्स रहते हैं, जैसे फंगस भी हो सकती है, कीट भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना रहता है। तो हमें फॉर्मेलिन का जो घोल होता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, उस फॉर्मेलिन के घोल को पूरे रूम में छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि जो भी कीट होंगे, फंगस होगी, जो भी डिसीज लगने वाली होगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना पहले रूम तैयार करेंगे, रूम में रखते हैं। उसके पहले हमें जो पीपी बैग हमने बनाए हैं उसमें थोड़े होल करने पड़ते हैं, छेद करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपका 10 kg का पीपी बैग आपने बनाया है तो कम से कम आप उसमें 8 से 10 होल्स कर दीजिए। इसके बाद पॉलीथीन बैगों को 10 से 12 दिन के लिए मशरूम गृह में रस्सी के माध्यम से लटका दिया जाता है, और जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तो पॉलीथीन को ब्लेड की सहायता से काटकर निकाल दिया जाता है। जब भी हम मशरूम लगाते हैं, ऑयस्टर मशरूम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है अंदर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सुबह एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए और शाम को 5 मिनट्स के लिए दरवाजों को और खिड़कियों को खोलना चाहिए। 7 दिन के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ऊपर का जो भूसा है वो सूखने लगा है, हमारे जो कंपोस्ट है सूखने लगा है, तो आपको जिस तरह से आप लोग खेतों में जो यंत्र होता है जिसमें कि आप लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं, उस तरह के यंत्र से आप पानी का छिड़काव उसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, केवल एक छिड़काव कि उसमें एक नमी बनी रहे, बस वही हमें देखना है। अंदर नमी बनी रहती है, सिर्फ ऊपर का नमी आपको मेंटेन करना है। और 14 से 15 दिन के बीच में आपके पिनहेड्स आने शुरू हो जाते हैं और महीने भर में हमारी फसल आना तैयार हो जाती है। जो हमारा फ्रूट आ गया है, जो हमारा मशरूम आ गया है, उसकी तुड़ाई किस तरह से की जाए,
क्योंकि क्या होता है बहुत बार लोग ना सीधे खींच लेते हैं, अगर वो सीधे खींच लेते हैं तो उसी में सेकंड टाइम आना बहुत मुश्किल हो जाता है मशरूम का। तो उसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको जो आपका फ्लावर आया है उसका मशरूम का पूरा पिन हेड के बाद में जो फ्लावर आया है उसको पूरी तरह से धीरे से घुमाएं और घुमाने के बाद आप उसको तोड़ें। तो उससे क्या होगा कि उसको अंदर नुकसान नहीं होगा और दूसरी बार फिर से उसी मशरूम की फसल आ जाएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, परिवार के साथ मैच का आनंद लेते देखे सीएम भूपेश बघेल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, नारायण चंदेल के बेटे पर लगा है दुष्कर्म का आरोप, सड़क पर किया प्रदर्शन। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर के पुजारी नहीं हैं, हम लोग देवकुड़ी में पूजा करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई सितंबर अक्टूबर महीने में की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई है। और अक्सर देखा गया है कि आलू की खुदाई के लिए मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही मजदूरों से खुदाई कराने पर लागत खर्च भी अधिक आता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आलू खुदाई यंत्र को विकसित किया गया। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता दिलीप कुमार से। ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है पोटैटो डिगर, और ये मतलब 35 से 40 HP के ट्रैक्टर से आसानी से खींचा जा सकता है। और यदि इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ट्रैक्टर को 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना होता है। तो इसमें नीचे फाल लगा होता है जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो 2 से 3 रो का फाल होता है और लगभग 3 मेड़ को एक साथ वो खोद देता है। और पीछे इसके एक चलनी लगी होती है जिससे होता हुआ आलू और मिट्टी एक साथ उस चलनी पे जाता है, तो वो वाइब्रेट करता है, जिस कारण से ढेले क्या होते हैं, टूट जाते हैं और आलू और मिट्टी अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। पीछे उसको हम लेबर लगा के बिनवा सकते हैं। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं लेबर का कॉस्ट होता है, लगभग 75% लेबर की बचत होती है और 50% टाइम का बचत होता है इस मशीन को प्रयोग करने से। पोटैटो डिगर से सबसे पहला बचत तो एक होता है कि जब हम इससे डिगिंग करते हैं पोटैटो का, तो सबसे पहले जो हमारा वेस्टेज जाता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लगभग हम वेस्टेज ये मान के चलिए 3 से 4% संभावना रहता है कि वेस्टेज जाए, जो मतलब मेड़ से बाहर आलू निकल गया हो या आड़ा तिरछा हो गया हो, तो वही कटने का संभावना होता है। नहीं तो इसमें लगभग हमारा ये मान के चलिए 95 to 96% वेस्टेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। वहीं अगर हम मैनुअल करवाते हैं तो मैनुअल में हमारा लगभग मान के चलिए 15% तक आलू का वेस्टेज हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि जब हम पोटैटो डिगर से ऑपरेशन करते हैं तो एक तरीके से खेत की गहरी जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तीसरा, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 50% टाइम का बचत होता है और 75% तक हमारा लेबर का बचत हो जाता है। जो लेबर कॉस्ट लगता है मैनुअल में,
कराने में, उस कॉस्ट में हम 75% तक बचत कर सकते हैं। इसको अगर हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड है उससे चलाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 घंटा में ये 1 एकड़ की खुदाई कर देगा है। इसका 0.3 से लेके 0.4 हेक्टेयर पर घंटा का इफ़िशियंसी आता है पोटैटो डिगर का। हाँ, पोटैटो डिगर को चलाने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन होता है सॉइल का, उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम जुताई में ध्यान रखते हैं कि फील्ड में नमी लगभग 25 से 30% रहे तभी खेत की जुताई करते हैं ताकि मशीन आसानी से चल सके, वही लगभग हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि 25% के आसपास खेत में नमी हो तब हम मशीन को चलाएंगे तो ये मतलब मैक्सिमम इफ़िशियंसी देगा। दूसरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे खेत में यदि कंकड़ पत्थर या ईंट के टुकड़े या ढेले पड़े हैं तो उनको खेत से हम निकाल दें, क्योंकि जब ये उसके रास्ते में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फाल लगा होता है, दूसरे पार्ट्स होते हैं, तो उनके बीच में आके वो उसको डैमेज कर सकता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जब भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन को प्रयोग के बाद पहले तो ये देखना होता है कि जो हमारे ग्रीसिंग या लुब्रिकेटिंग वाले पार्ट हैं वो अच्छी तरीके से कवर हों, उनको हम ग्रीस कर दें, उसमें धूल मिट्टी ना भरा हो। ग्रीसिंग करने के बाद उसको कवर कर दें और हर एक पुर्जे की साफ सफाई करके उसको अच्छे से छांव में स्टोर करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धोराई, जिला भोपाल के कृषक पवन यादव ने। ये पशुओं के बार बार ताव में आने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। श्रीमान जी, आपको और सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो रिपीट ब्रीडिंग एक बीमारी है पशुओं में, गाय भैंस में, इसका मुख्यतः एक कारण नहीं होकर अनेक कारण है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। आप इसका समय पर डीवर्मिंग नहीं कराते तो ताव में नहीं आएगी, ताव में आ भी जाएगी तो वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। आप अगर समय पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करवाते तो भी एक रिपीट ब्रीडिंग का कारण है। और एक मुख्यतः कारण ये भी माना जाता है कि पशुओं में जो भी एआई कंसीव की बात है वो एक हार्मोनल प्रक्रिया है। अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो भी एक रिपीट ब्रीडिंग का मुख्य कारण है। डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से
बताना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी पशु रखे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी ब्रीडेबल एनिमल, तो उन पर सबसे पहले एक तो समय पर डीवर्मिंग करवाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितने दिनों पर ये डीवर्मिंग होनी चाहिए कीड़ों की दवा, तो वो है हर पशु को तीसरे महीने रिपीट करनी चाहिए। अगर पशु ज्ञाबिन है तो उसके लिए अलग से टैबलेट आती है, और अगर नई ज्ञाबिन है, ड्राई है, तो उसके लिए अलग से टैबलेट आती है। तो समय पर एक तो डीवर्मिंग करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि इनको समय पर बैलेंस न्यूट्रिशन, जो आज के इस समय में बहुत अति आवश्यक है, कि इनको बैलेंस न्यूट्रिशन एनिमल्स को मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा कि जो चारा भूसा होता है उनमें भी सिर्फ ये पेट भरने के लिए होता है, तो इसके लिए आप बंटा दो और दो। और मार्केट में मिनरल मिक्सचर बहुत कंपनियों के आते हैं, तो इनमें जो भी बढ़िया मिनरल मिक्सचर आता है तो उनको पशुओं को समय समय पर खिलाते रहना चाहिए। और मिनरल्स की ईट वगैरह भी आती है, तो वो भी आप पशु की नाद में रख दे तो वो आराम से खा भी लेती है, और पशु स्वस्थ भी रहेगा, समय पर ताव में भी आएगा, कंची भी रहेगा, और जो इसको प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से समय पर इनको मिनरल मिक्सचर देवे। और मुख्यतः जो रिपीट ब्रीडिंग की बात आती है, तो काश्तकार को ये मालूम नहीं पड़ता कि पशु ताव में कब आया है, तो इसके लिए काश्तकार को सुबह शाम दोनों टाइम पशुओं की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, जिससे काश्तकार को मालूम चले कि ये हिट में कब आया। अब हिट में आ गए तो उसको 12 से 18 घंटे के अंदर एआई होनी चाहिए, तो पशु 80% ताव में रहेगा और 80% ही वो कंसीव रहने के चांस रहते हैं। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पशुओं की देख रेख करें, तो इससे रिपीट ब्रीडिंग की बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, और समय पर ये एआई भी लेंगे और कंसीव भी रहेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से